लास्ट एपिसोड में हमने देखा बाबाई के मरने के बाद तिहान मिस्टर टैटू को पीछे से रोक लेता है और होबिन, मूंगसंग, येनुंग, जिन्हो ली को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं, जहां हेसु उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। अब आगे हम देखते हैं कि होबिन और बाकी सब सी पोर्ट पहुंच जाते हैं। होबिन कहता है, भाई सच में यहाँ कितना अंधेरा है। यूनो होबिन से पूछता है, हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं, क्या वो सच में यही है? होबिन बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन होना तो चाहिए। चलो आसपास देखते हैं, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। तभी येसु वहाँ आके कहता है, तुम लोग मुझे लेने आए हो, तुम सब कितने अच्छे हो, मैं खुश हुआ। होबिन येसु से पूछता है, तू अकेला है यहाँ? येसु कहता है, बिल्कुल नहीं। होबिन और उसके साथ ही गाड़ी से निकल आते हैं। होबिन कहता है, ये तो ऑब्वियस है, भागना ही तेरा लास्ट ऑप्शन बचा है। क्या तू सोचता है कि तू हम सब से अकेले लड़ पाएगा? होबिन गुस्से में पूछता है, ली जिनो कहाँ है? तभी सीन तिहान और जोशुआ यानी मिस्टर टैटू की फाइट पे शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि तिहान जोश की गाड़ी पर गिरता है और तभी मिस्टर टैटू उस पर अटैक कर देता है। तिहान मिस्टर टैटू से पूछता है, रुको, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? मिस्टर टैटू तिहान की किक को ब्लॉक करके कहता है, लेकिन तेरे पिता काफी अच्छे इंसान हैं। तिहान कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे असली डैड है। मिस्टर टैटू तिहान को किक मारते हुए कहता है, मुझे भी ऐसी ही लगता है। तिहान, तुझे तो शुक्रगुजार होना भी नहीं आता। ये सारे ये लोग ऐसे होते हैं, वो लोग जो नॉर्मल माँ बाप के साथ बड़े हुए हैं। तिहान पूछता है, तो क्या? मिस्टर टैटू एक अलग मार्शल आर्ट्स स्टाइल को यूज करके कहता है, मेरे पास तो कोई भी नहीं था, ये है ट्रेडिशनल फिलिपिनो मार्शल आर्ट्स काली आर्निस। मिस्टर टैटू तिहान की तरफ दौड़ते हुए कहता है, मैं तो अपने डैड का चेहरा तक नहीं जानता। तिहान उसका अटैक डॉज कर देता है। जो अटैक तिहान ने डॉज किया है वो एक डेडली मार्शल आर्ट्स है जो पुराने समय में यूज होता था। मिस्टर टैटू तिहान की किक को डॉज करके पूछता है, क्या तूने कभी सोचा है कि कैसा लगता होगा अपने डैड को ना देखना, उनकी आवाज तक भी ना सुन पाना? मिस्टर टैटू जिस रिदम में अटैक कर रहा है वो बहुत डेंजरस है। मिस्टर टैटू तिहान की तरफ अपना ब्लेड पॉइंट करके कहता है, मुझे और गुस्सा दिलाना बंद कर, ये अटैक इतना डेंजरस है कि इसके सामने कोई भी वेपन टिक नहीं सकता। तिहान मिस्टर टैटू को पंच करते हुए पूछता है, क्या तू अपने डैड को मार देगा? मिस्टर टैटू पूछता है, कैसा होता अगर तुझे ये भी नहीं पता होता कि तेरे डैड कभी थे भी या नहीं? तिहान कहता है, तू साले अपनी बकवास बंद कर। मिस्टर टैटू अलग अलग तरीके से अटैक कर रहा होता है और कहता है, मेरे लिए मेरे डैड सिर्फ बदला लेने का एक मकसद है। हम देखते हैं कि मिस्टर टैटू ने तिहान पर हजारों कट्स लगा दिए होते हैं। तिहान बेहोश होने लगता है। मिस्टर टैटू तिहान की गर्दन पकड़कर पूछता है, हाँ ये बकवास था, सुना तूने? लगता है अब तेरी मौत का टाइम आ गया है। तिहान मन में सोच रहा होता है, क्या मुझे उस स्किल का इस्तेमाल करना होगा? तभी तिहान हंस के कहता है, तू बस इतना ही कर सकता है, और मन में कहता है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची, मुझे ये ट्राई करना ही होगा। तभी मिस्टर टैटू तिहान के फेस पर एक छोटा सा कट मार देता है, लेकिन वो खुद से पूछता है, नहीं यार, मैं रुक क्यों गया? तिहान मिस्टर टैटू पर अलग तरह से अटैक करके पूछता है, क्या तू मुझसे प्यार करता है? और मन में कहता है, मैंने कभी असली लड़ाई में यह इस्तेमाल नहीं किया। मिस्टर टैटू कहता है, मैं तो पागल है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तिहान मन में कहता है, ऐसा स्टाइल है जो सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल करती है और इसे कहते हैं ब्लू ड्रैगन अटैक। मिस्टर टैटू बड़ी जोर से पीछे हट जाता है और वो कहता है, तू क्या सोच रहा है, ऐसे करके तू जीत जाएगा मेरे कद्दू से? मिस्टर टैटू तिहान से पूछता है, वैसे ये अटैक कौन सा था? तिहान मन में सोचता है, मैं तो एक हल्की मार से भी बच नहीं पाता था और मुझे पता नहीं था कि मैं क्या गलती कर रहा था, लेकिन अब मुझे यकीन है कि मैं इसका सही इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। तिहान मिस्टर टैटू से कहता है, मुझसे मत पूछ, मुझे नहीं पता ये क्यों। तभी तिहान को चक्कर आने लगते हैं क्योंकि फाइट में उसने अपना बहुत ब्लड लॉस कर दिया होता है। तिहान अपनी जिंदगी का वो पल याद करता है जब वो एक बच्चे को टाइकोंडो सिखा रहा था। हम देखते हैं कि बच्चा एक बैक किक परफॉर्म करके पूछता है, सेंसे तिहान, मेरी किक कैसी थी? तिहान कहता है, मैंने तो कभी तुझे ये नहीं सिखाया। वो बच्चा कहता है, मैंने आपको करते देखा और मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करूं। तिहान पूछता है, लेकिन तुमने कैसे कर लिया? फिर तिहान किक परफॉर्म करके कहता है, पहले तो मैंने सही से किक मारने का प्रिंसिपल समझा है। वो बच्चा तिहान को देख के कहता है, बैक एक्सिस और वेस्ट को रोटेट करना इजी था क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि फोर्स कैसे ट्रेवल करती है। तिहान कहता है, किसी ने मुझे कहा था कि टाइकोंडो सीख, लेकिन मैंने कभी नहीं सीखा, मुझे बस किक मारने में मजा आता था। वो बच्चा कहता है, मुझे पता है सेंसे। तिहान पूछता है, तुझे कैसे पता? वो बच्चा तिहान के आगे सर झुका के कहता है,
आप जीनियस हो मेरे सेंसे। तभी टियान होश में आता है और मन में कहता है अगर तू सब कुछ समझ सकता है तो। तभी टियान मिस्टर टैटू पर अटैक करने के लिए जंप करके कहता है अब तू गया। टियान मन में उस बच्चे के लिए सोचता है तू आखिरकार सबसे बेस्ट बन जाएगा। तभी टियान एक अटैकिंग पोज में आकर कहता है अब मैं इस बार इसे अच्छी तरीके से करूंगा। तभी टियान की किक परफेक्ट जगह पर मिस्टर टैटू को लग जाती है। टियान कहता है तो ये है ब्लैक वॉरियर स्ट्रेच क्विक। नरेटर आगे बताते हैं पर टियान के लिए ये प्रिंसिपल एक ऐसा डिवाइस बन गया जो सारे एडवांटेजेस को कनेक्ट करता है। मिस्टर टैटू चिल्लाते हुए कहता है टियान। तभी टियान मिस्टर टैटू को एक फ्लाइंग किक मार देता है। मिस्टर टैटू रोड पर दूर तक घिसकता हुआ जाता है और रोते हुए बोलता है हाँ मार दे मुझे। टियान पूछता है अबे यार तू रो रहा है, चल तुझे नहीं मारता तुझे छोड़ देता हूँ, पर एक चीज बता क्या तेरे पास 500 युआन है? मिस्टर टैटू कहता है क्या? टियान उसका वॉलेट निकालते हुए कहता है तू लेटर है मैं ले लूंगा। कोई रोको इस बेशरम को, ये मेरे बटुए से पैसे चोरी कर रहा है। टियान वॉलेट चेक करते हुए कहता है यहाँ तो बहुत सारे पैसे हैं, इन पैसों के बदले में मैं तुझे छोड़ देता हूँ। टियान हंस के कहता है मैं तुझे नहीं मार रहा, अब रोना तो बंद कर। तभी सीन ली जुनो पर शिफ्ट होता है। वो कहता है वो यहाँ आ गए। फिर सीन हेसु पर शिफ्ट होता है। हेसु होबिन और कंपनी पर कंटेनर गिरा देता है लेकिन होबिन एंड कंप उसे डॉज कर देती है। ये देख के हेसु कहता है तुमने डॉज कर लिया। होबिन गुस्से में हेसु से कहता है तुम सब लोग ऐसे कैसे कर सकते हो? तभी वहाँ और लोग निकल के आते हैं। इन्हें देखकर होबिन कहता है यार इन सब से मैं थक गया हूँ। होबिन मन में कहता है मुझे पूरा यकीन है कि ली जुनो अभी भी यही है, अगर ऐसा है तो मैं इन सबको मार दूंगा। होबिन हेसु को संभालता है, मुंगसो येनु बाकी सबको। होबिन और हेसु एक दूसरे की तरफ भागते हुए पंचेस मारते हैं। तभी होबिन एक पंच मार के कहता है क्या तुझे वो पल याद है हेसु, मैं आज लड़ूंगा। हेसु होबिन को पंच मार के कहता है क्या तू कर भी सकता है? हेसु किक मारते हुए होबिन से पूछता है आज तुझे पीटना इतना आसान क्यों लग रहा है? होबिन ब्लॉक करने का दिखावा कर रहा होता है और अचानक से हेसु पर किक मारते हुए कहता है क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था। क्या तुझे रिफ्लेक्स के बारे में पता है? होबिन हेसु को जोर से पंच मार देता है। हेसु दर्द में कहता है मेरा सर। होबिन हेसु के पेट पे बड़ी जोर से पंच मार के कहता है अब ये संभाल, मैं इसके लिए सॉरी हूँ पर चीजें अब बदल गई है। होबिन उसे उठाकर नीचे पटकते हुए कहता है अब तू खत्म हेसु। दूसरे गैंगस्टर उन्हें देख के कहते हैं ये नहीं हो सकता, हेसु कैसे हार सकता है? तभी होबिन हेसु से कहता है मैं तुझे हल्के में नहीं लूंगा आज, क्योंकि मैंने आज सब कुछ दाव पे लगा दिया है। फिर सीन डिटेक्टिव किम और उनके साथियों पर शिफ्ट होता है। तभी वहाँ ग्योल और हान ग्योल इतनी जोर से चिल्लाती है कि यहाँ मेरे कान के पर्दे फट गए। डिटेक्टिव किम के साथ स्नाइपर भी होता है। ग्योल स्नाइपर से पूछती है जब तुम अचानक चले गए थे तो तुमने मुझे डरा दिया था, क्या अब सब ठीक है? वो इडियट बहुत सारे लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या वो ठीक होंगे? स्नाइपर सिर पकड़ के कहता है मैं ये सब करना ही नहीं चाहता था, लेकिन होबिन के कहने पर ये सब करना पड़ा डिटेक्टिव को लेके आने के लिए। डिटेक्टिव किम कहते हैं फिक्र मत करो, हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे, मैंने उनको ढूंढ लिया है। लेकिन तुम लोग क्या करने वाले हो? हमने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी होबिन उन्हें ढूंढ लेगा। तो ली जुनो से जुड़े एक पॉलिटिशियन इन्वेस्टिगेशन में बिजी थे। स्नाइपर पूछता है क्या आपको कुछ पता चला? डिटेक्टिव किम कहते हैं हाँ पता चला, लेकिन हमें सबूत चाहिए कि वो ली जुनो से जुड़ा हुआ है। स्नाइपर कहता है अगर यही चाहिए तो तभी सब कुछ देख के शौक हो जाते हैं। हम देखते हैं कि टियान ने सारे गैंगस्टर की बैंड बजा दी होती है और एक बंदे को तो चेयर बना के उस पर बैठा होता है। स्नाइपर ये देख के डिटेक्टिव किम से पूछता है क्या ये सबूत के लिए काफी नहीं है? तभी टियान उनको देख के बोलता है अरे टैक्सी से भी बेहतर कुछ आ रहा है। तभी डिटेक्टिव किम अपने साथियों से पूछते हैं क्या कोई मुझे सुन रहा है? दूसरी साइड से आवाज आती है यस सर। डिटेक्टिव किम कहते हैं तुम्हें ये जगह संभालनी है, सब कुछ इकट्ठा करो जो सबूत के तौर पर यूज कर सकते हो। टियान को देखकर सब पूछते हैं टियान क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे कपड़े ऐसे क्यों हैं? टियान कहता है चलो घिसको सालो, वैसे बाकी सब कहाँ हैं? ग्योल कहती है शायद हमें पता चल गया है। टियान कहता है चलो जहाँ होबिन है वहाँ चलते हैं। तभी सीन ली जुनो पर शिफ्ट होता है। शिप का कैप्टन जिनो से पूछता है हम बस अभी निकलने वाले हैं, क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? जिनो हंस के कहता है वैसे ही लग रहा है जैसा सोचा था, जैसे ही तैयारी हो जाए निकल जाएंगे। तभी सीन हेसु पर शिफ्ट होता है। होबिन उसे किक मारते हुए पूछता है क्या तू ठीक है और तू इतना बेखबर क्यों है? हेसु होबिन की किक खा के बहुत शौक हो जाता है, लेकिन तभी हेसु को मन में कुछ स्ट्राइक होता है। नरेटर बताते हैं हेसु की इंस्टिंक्ट से बेटर थी। उसकी इंस्टिंक्ट जरूरी पलों में उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज कर देती थी। पता नहीं चल रहा था कि ये डर के कारण है या उसके पागलपन के। जेल ने उसकी इंस्टिंक्ट को कई बार लिमिट तक पुश किया था, जो की थी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। हम देखते हैं कि हेसु ने वही अटैक होबिन पर किया होता है।
नरेटर आगे बताते हैं वो बस जिंदा रहना चाहता था, चाहे इसके लिए दूसरों को मारना पड़े। तभी हेसु होबिन को ईंट से मारने वाला होता है, लेकिन तभी होबिन हेसु को किक मार के बच जाता है। होबिन हेसु का हाथ पकड़ के घुमा देता है। तभी हेसु होबिन की आंखों में अपना अंगूठा डाल देता है। तभी हेसु होबिन का हाथ पकड़ के उसे किक मार देता है। होबिन मन में कहता है यहाँ मार्शल आर्ट्स नहीं काम करेगी, मुझे इसे दूसरी तरह से मारना होगा। हेसु होबिन के फेस पर डबल लेग किक मार के कहता है मैं तुमसे बहुत ही अलग बैकग्राउंड से आता हूँ। होबिन कहता है मेरे कंधों के साथ क्या हो रहा है। तभी हेसु होबिन पर आयरन रोड से अटैक करते हुए कहता है तुम अब मुझसे नहीं बचने वाले। तभी हम ली जिनहो को सिर्फ पर देखते हैं। वो कहता है तुम्हें जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कोई परिवार है जिसके पास तुम वापस जा सको। हेसु होबिन हेसु से पूछता है क्या ये वही बात है जिसके बारे में तुमने बात की थी? सोचो तो तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? तुम्हारे अपने परिवार का खून तुम्हारे हाथों पर है। हेसु होबिन को अपने बचपन के बारे में बताता है कि कैसे वो गैंगस्टर बना। छोटा हेसु एक बिल्ली को अपने मुंह में चूहे को ले जाते हुए देखता है और उससे पूछता है क्या इसका स्वाद अच्छा है? हेसु होबिन को बताता है कि मेरा घर एक उदासी और नफरत से भरा हुआ था। छोटे हेसु अपने भाई से कहता है योंग मुझे भूख लगी है, मुझे हमारे घर में हमेशा भूख लगी रहती थी। बड़ा भाई योंग जवाब देता है क्या तू चाहता है कि माँ फिर से हमें डांट लगाए? वो जल्दी ही आने वाली है, बस थोड़ी देर और इंतजार कर। हम बहुत गरीब थे, योंग बताता है, क्योंकि वो हम चेक करती है कि हमने चावल को हिस्से में बांटा है कि नहीं। हमें हर दिन चावल को अलग अलग मात्रा में बांटना पड़ता था। योंग कहता है चलो चावल बांटते हैं हेसु। स्वाभाविक तौर पर मोम के पास चावल का सबसे बड़ा हिस्सा होता था। तभी वो अपनी माँ को देखकर कहते हैं वेलकम बैक मोम, क्योंकि वो बहुत मेहनत करती थी। हेसु के मोम के पीछे खड़े आदमी कहते हैं हमने पैसे जमा कर दिए हैं। लेकिन वो आदमी हेसु और योंग को देखकर कहते हैं तुम अब हमारे हो, अब इसकी जरूरत नहीं थी। योंग उन आदमी को रोक के बोलता है भाग हेसु बाथरूम की तरफ, बाथरूम से बाहर निकल जा, क्योंकि माँ ने हमें बेचने की कोशिश की थी। अजीब था कि मेरा शरीर अपने आप ही हिलने लगा। छोटे हेसु बाथरूम की विंडो से भागने की कोशिश कर रहा होता है। योंग कहता है मेरी चिंता मत कर और भाग जा, जैसे कि मुझे कोई चीज खींच रही थी। हेसु की मोम योंग की पैर को पकड़ के बोलती है कहाँ भाग रहे हो मेरे बेटे? योंग उन्हें किक मार देता है जिससे उन्हें चोट लग जाती है और वो शायद मर भी जाती है। मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने एक इंसान मार डाला था, मुझे जीना था, मुझे जीने की तलब थी। छोटा हेसु और ह्योन वहाँ से भागने लगते हैं। ह्योन कहता है पीछे मत देख और बस भागते रहे। छोटा हेसु एक लड़की और उसकी माँ को देखकर सोचता है मेरी मोम ऐसी क्यों नहीं थी, ये कितनी खुश है, इनके पास अच्छा खाना है और अच्छे कपड़े भी है। तभी वो लड़की उसके भाई को पैसे देकर कहती है यहाँ एक बेचारा बच्चा है मोम, वो जगह है जहाँ हम भाग के गए थे। ह्योन उनसे कहता है बहुत बहुत शुक्रिया, वो एक और भी कठोर नरक था। हमको हमेशा डर था कि वो गैंगस्टर हमें पकड़ लेंगे। हम हर पल छुप के रहते थे ताकि वो हमें ना देख सके। फिर भी हम किसी तरह भीख मांग कर अपना गुजारा कर लेते थे। भीख मांग के उनके पास कुछ पैसे जमा हो जाते हैं और ह्योन कहता है अगर हम थोड़ा और बचा लेते हैं तो हम आधा रोल कबाब का खरीद पाएंगे, क्योंकि हम मरना नहीं चाहते थे। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी आते थे जब हम सफल रहे, और उन दिनों में जब मैं सोता था मेरा भाई ह्योन ने अपनी नींद त्याग दी थी। छोटा हेसु और ह्योन बेंच पर बैठे हैं। छोटा हेसु ह्योन से पूछता है तुम रात भर कहाँ गए थे? क्या तुम कहीं काम कर रहे हो? ह्योन बताता है तुम्हें जानना जरूरी नहीं है, तुम बस खाने पे ध्यान दो। छोटा हेसु फिर से पूछता है ठीक है, लेकिन ह्योन क्यों सिर्फ मेरे पास ये है, तुम नहीं खाओगे? ह्योन कहता है मैंने कुछ और भी ज्यादा स्वादिष्ट खाया था। वो वाकई में एक भरोसेमंद बड़ा भाई था। छोटा हेसु कहीं से 10,000 ह्योन ला के कहता है ह्योन ये देखो, मैं उसकी मदद करना चाहता था। ह्योन खुशी से हेसु को खिलाते हुए पूछता है वाह हेसु तुमने कर दिखाया, तुम सच में मुझसे ज्यादा बेचारे लगते हो। छोटा हेसु पूछता है तुम्हें क्या लगता है हम शायद कुछ दिन सुकून से खाना खा सकते हैं और अच्छे से सो भी सकते हैं? तभी एक आदमी जोर से चिल्ला के कहता है मेरे 10,000 ह्योन, किसने मेरे 10,000 ह्योन ले लिए? ये सुनकर ह्योन बहुत ही गहरी आवाज में छोटे हेसु से पूछता है मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम कुछ गलत करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। ह्योन छोटे हेसु को एक थप्पड़ लगा देता है ताकि वो दोबारा ऐसे ना करे। योंग हमेशा से ही ऐसा था, तो वो कहता था कि गलत काम करना शायद कुछ पल के लिए अच्छा लगेगा। योंग उस आदमी को पैसे लौटाते हुए कहता है तुम इसे ढूंढ रहे हो, ये लगता है हवा से वहाँ उड़ाया था। गलत काम मत करो, क्योंकि तुम्हें इसके नतीजे में सजा मिलेगी और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इस स्थिति से जरूर बाहर आ जाएंगे। तभी योन वहाँ बेहोश होकर गिर जाता है। उसने हमारा वादा तोड़ दिया, उसने पूरी तरह से तोड़ दिया। वो भूख से मर गया। उसने मुझे खिलाने के लिए अपने आप को भूखा रखा और खुद को त्याग दिया।
हम देखते हैं कि योंग भूख के कारण मर गया होता है। जब ये बात छोटे हेसू को पता चलती है, वो उसे जबरदस्ती बचा कुछ राइस केक खिलाने लगता है और कहता है, लो सब खा लो, लेकिन उठ जाओ मेरा भाई। मुझे ऐसा लगा कि मैंने ही उसे मार डाला। हम देखते हैं कि छोटा हेसू बुरी साइड बाहर आ जाती है और वो कहता है, मैंने सबको पीट दिया और सब कुछ खा गया। वैसे भी योंग गलत था कि जीने और खाने से ज्यादा जरूरी कुछ होता है। मैं कसम खाता हूँ, मैं कभी भी अपने योंग की तरह भूख से नहीं मरूंगा। मैं सड़कों पर भटकता रहा और किसी तरह खाने और सोने में सफल रहा। मेरा तरीका हिंसा और लापरवाह था। ये सब करते हुए मुझे एहसास हुआ। छोटा हेसू एक बंदे की आंख फोड़कर उससे पैसे छीन लेता है और वो इंसान उसे गाली देता रह जाता है। ये आम बातों से बहुत अलग था। छोटा हेसू एक जगह पर खाना खाने के लिए आता है और कुछ लोगों की बात सुनता है। एक आदमी बोल रहा होता है, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता, मुझे किसी का बनाया खाना खाना है और फिर बस नींद में बेहोश हो जाना है। दूसरा आदमी पूछता है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है जेल जाने के बारे में? वहाँ तुम्हें खाना मिलता है, सोने की जगह मिलती है और तुम्हारा पूरा ख्याल भी रखा जाता है। वो आदमी कहता है, वाह यार तू तो जीनियस है। छोटा हेसू मन में सोचता है, जेल क्या ऐसा स्वर्ग सच में होता है? तभी वहाँ वो आदमी आ जाता है जिसके पैसे छोटे हेसू ने चुराए थे। वो कहता है, मेरे पैसे से तू यहाँ मजे से खा रहा है? मैंने अपने दिमाग में सारी कैलकुलेशन कर ली थी। छोटा हेसू उस बंदे की गर्दन में स्टिक भोंक देता है और कहता है, ये मैंने इसलिए किया ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं, क्योंकि मैं कभी भूख से मरना नहीं चाहता। जुवेनिल प्रिजन, वहाँ कई अलग अलग तरह के लफंगे थे। मैं वहाँ अपने मन की करता था और जो भी हाथ लगा वो सब खाता रहा, चाहे वो दूसरे का हो या मेरा, बिना किसी को कम समझे, बिना सोचे समझे, बस ये सोचकर कि किसी तरीके से मैं जी सकूं। लेकिन स्वर्ग में मेरा सुनहरा समय जल्द ही खत्म हो गया और फिर मुझे एक और आसरा मिल गया। मैं बस उनके साथ चलता रहा, जो वो कहते गए वो मैं करता गया, तब तक कि जब तक वो मुझे खाना देते रहे। तभी मेरी एक अजीब से मुलाकात हुई। होविन, वो पहली बार था जब किसी ने मेरे योंग के अलावा मेरे साथ खाना शेयर किया था। तभी हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। हेसू कहता है, चाहे मैं जितना भी सोचूं, सब कुछ सोचकर भी मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। होविन उस पे अटैक करके पूछता है, क्या तुम बेवकूफ हो? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे पास मौका था सुधरने का। तभी होविन एक बैक किक मार के पूछता है, तो क्या तुम वाकई में ऐसे ही जीना चाहते थे? हेसू मन में सोचता है, मैंने अनेक लोगों से लड़ाई की, लेकिन क्यों मैं इस बंदे से लड़ना नहीं चाहता। तभी हेसू वहाँ नीचे गिर जाता है। होविन हेसू से कहता है, अगर तुम कुछ बुरा करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी, ये तो स्वाभाविक है। तुम्हारे लिए सब खत्म हो गया है, अगर और लड़ना चाहते हो तो जल्दी उठो, वक्त नहीं है मेरे पास। हेसू मुस्कुराकर बोलता है, तुम बिल्कुल मेरे भाई युवन की तरह बोल रहे हो, क्योंकि तुम बिल्कुल उसकी तरह दिखते हो। होविन पूछता है, क्या कह रहे हो? हेसू कहता है, मैंने कहा जाओ, मैं हार गया, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, निकलने का समय हो गया है। जिनो ली की शिप तुम्हें दाईं तरफ मिलेगी। ली जिनो वहाँ है, एक बुरे इंसान को सजा मिलनी ही चाहिए। तभी हेसू को अपने भाई योंग की झलक दिखती है और वो उससे पूछता है, सही कह रहा हूँ ना मेरे भाई? होवी वहाँ से भाग के चला जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, होवी वहाँ से चला जाता है और भागते हुए कहता है, ली जिनो अब सिर्फ तू बचा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भूल के भी मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, उस पे क्लिक करके आप एंजॉय कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।